Hello friends, welcome to my channel BN Bioscience, myself Vishnu Priya Naik. Today we are going to practice on some questions related to evolutionary biology. So it is the set 2 of the BN Bioscience question sessions. So it involves 10 questions. So सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। So the first question is theories of spontaneous generation states that the options are A. Life originated from living matter, B. Life originated from non-living matter, C. Life created by supernatural power, D. Life generate from alien cosmic matter। तो इसका आंसर क्या होगा? It is B. Life originated from non-living matter। देखिए, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम थ्योरीज ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग से कोई चीज का उत्पादन होना। तो यहाँ बोला जाता है इस थ्योरी के अनुसार लाइफ स्टार्ट हुआ है कोई नॉन लिविंग मैटर से, ठीक है, पर ये थ्योरी डिस्कार्डेड थ्योरी है। So next question is number 2. According to Piri, origin of first living thing termed as biopoiesis, while first organism designated as the options are A. Microsphere, B. Coecervate, C. Eobiont, D. Probiont। So the answer is C. Eobiont। पीरी के अनुसार द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग थिंग, पहला जो लिविंग थिंग ओरिजिनेट हुआ था उस प्रोसेस को बायोपोइसिस मेथड कहते हैं। पर वो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जो पहला ओरिजिनेट हुआ था इस धरती पे? तो उसको हम बोलेंगे इयोबायोंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड लाइफ अपीयर फर्स्ट? सो द ऑप्शंस आर ए sea water, B. Atmosphere, C. Land, D. Mountains। तो पहला जीवन कहाँ अपीयर हुआ था? सो द आंसर इज ए. सी वाटर। पहला लाइफ पानी से ही स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लैंड पे आया या एटमॉस्फेयर पे आया, ठीक है। So next question is number 4. Mutation theory of evolution given by whom? The options are A. Lamarck, B. Hugo de Vries, C. Darwin, D. Cuvier। So the answer is B. Hugo de Vries। हुगो डी ब्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नया स्पेसीज बनता है तो उसमें कुछ जीन्स में कुछ चेंज आते हैं और वो चेंज कोई म्यूटेशन से ही होता है। म्यूटेशन क्या है? कोई भी सडन चेंज हो किसी भी चीज में उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन में अगर कुछ चेंज हो जाता है कोई ऑर्गेनिज्म में, उसका कारण कुछ भी हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो या कुछ भी, उसका कुछ भी भीतरी कुछ कारण हो, पर अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उस जीव में जो चेंज आता है वो धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने के बाद वो एक नया स्पेसीज प्रजाति में चेंज हो जाता है। तो इस तरह नया नया ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं जो कि हम इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस थ्योरी को म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। So next question is number 5. Wings of insects and wings of birds are considered as, the options are A. Homologous organs, B. Vestigial organs, C. Analogous organs, D. Adaptive organs। So the answer is C. Analogous organs। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स को एनालोगस ऑर्गन्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। तो अगर हम विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स को देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है पर उनका फंक्शन क्या है? फ्लाइंग।
तो इस जगह अगर देखेंगे तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स क्या है? दीज आर द एनालोगस ऑर्गन. So next question is number 6. Which of the following set are vestigial organ for human? So the options are A, appendix and retina. Options B, nictitating membrane and appendix. Option C, forelimbs and appendix. Options D, spleen and thymus. So the answer is B, nictitating membrane and appendix. सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या है? ये वो ऑर्गन्स है जो किसी ऑर्गेनिज्म के पूर्वजों में देखा जाता है, पर उस ऑर्गेनिज्म में रहता है पर काम का नहीं रहता है. ठीक है, उसका कोई फंक्शन लेस रहता है. इट इज यूज्ड इन देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म्स बट इट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट फॉर्म बट इट इज यूजलेस. तो ह्यूमन में ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है इनमें से जो वेस्टिजियल है? तो आंसर होगा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और अपेंडिक्स. तो हमारा जो अपेंडिक्स है और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, आंख में जो एक सॉफ्ट लेयर फोल्डिंग रहता है वो रहता है पर उसका कुछ काम नहीं रहता, जो हमारे पूर्वजों में बर्ड्स में हो या कोई एनिमल्स में वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज number 7. Ontogeny recapitulates phylogeny. The recapitulation theory postulated by whom? The options are A. Charles Darwin, B. J. Lamarck, C. T. H. Huxley, D. Ernest Haeckel. So the answer is D. Ernest Haeckel. So ontogeny recapitulates phylogeny. ये एक रिकैपिचुलेशन थ्योरी था जो कि अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा पोस्टुलेट किया गया था. इस थ्योरी के अनुसार ओंटोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी. ठीक है, ओंटोजेनी मतलब एक एम्ब्रॉय का जो डेवलपिंग स्टेजेस है उसको हम ओंटोजेनी कहेंगे. तो फाइलोजेनी क्या है? इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज गोइंग ऑन. तो जब भी कोई एनिमल का वो उसका जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट रहता है, भ्रूण का जो डेवलपमेंट रहता है, वो क्या करता है? वो रिपीट्स करता है. किसे रिपीट करता है? वो एनिमल के जो पूर्वज से जो जो इवोल्यूशन थ्योरी से वो आके उस एनिमल में बना है उसको वो रिपीट करता है. तो उसको हम ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी कहेंगे. अगर हम ह्यूमन एम्ब्रॉय को स्टडी करेंगे, अबाउट 9 मंथ्स तक वो हमारे उम्र में जब डेवलप होता है तो वो हर एक एनिमल जो हम जिस दौर से हम आए हैं, इवोल्व होके आए हैं जिन जिन ऑर्गेनिज्म से, वो उसी की तरह थोड़ा रिजेंबल करता है. तो उसी को हम बोलेंगे ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, जो कि अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा पोस्टुलेट किया गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8. व्हाट आर आर्कियोप्टेरिक्स एंड आर्कियोर्निक? Number 1, primitive fossil birds. Number 2, living fossil of New Guinea. Number 3, connecting link between apes and reptiles. Number 4, found in Jurassic period. So the options are number A, only 3 or 4. Options B, only 2. Option C, 1, 3 and 4. Option D, 1, 2 and 3. So the answer is option C, 1, 3 and 4. यहाँ बोला गया है आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोर्निक क्या है. तो इसका आंसर होगा नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4. 1 में क्या एक प्रिमिटिव फॉसिल बर्ड्स है. फॉसिल मतलब कोई भी एनिमल और या बर्ड्स या कोई प्लांट प्रोडक्ट का जिसका डेड रिमेन्स रह जाता है बहुत बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, जमीन में दब जाता है या कहीं भी उसका इम्प्रिंट या कुछ भी उसका अंश रह जाता है, उसे हम फॉसिल कहते हैं. तो ये फॉसिल बर्ड्स है. आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनिक अभी नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं. सो नंबर 2 कहा गया लिविंग फॉसिल ऑफ न्यू गुनिया. तो ये लिविंग फॉसिल ऑफ न्यू गिनिया नहीं है.
ठीक है, न्यू गिनिया में अभी नहीं है। लिविंग फॉसिल कैसे हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि वो फॉसिल, उसके जो बाकी जो कंटेम्प्रेरी एनिमल्स हैं उनका वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर वो रह गए हैं अभी अनचेंज्ड हो गए, वो इवोल्व नहीं हुआ अभी तक रहे, जैसे हमारे स्पेनेडोन हुआ, लिमुलस हुआ। पर आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनिक्स अभी कोई भी लिविंग फॉसिल नहीं है, तो 2 नहीं होगा। नंबर 3 है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड रेप्टाइल्स। यस, आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनिक बर्ड्स जैसे थे और उनके अंदर रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक था, तो एक कनेक्टिंग लिंक है एप्स और रेप्टाइल्स में। तो नंबर 3 भी ठीक है। नंबर 4 है फाउंड इन जोरासिक पीरियड। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोनिक्स थे वो जोरासिक पीरियड में पाए जाते थे। सो नंबर 4 इज राइट। सो द ऑप्शन सी, दैट इज नंबर 1, 3 and 4 is right. So next question is number 9. Which of the following is a connecting link showing organic evolution? So the options are A, kangaroo, B, cockroach, C, earthworm, D, peripatus. So the answer is option D, peripatus. तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक कनेक्टिंग लिंक करता है? तो द आंसर है पेरिपेटस। अगर हम पेरिपेटस को देखते हैं, ये बिलोंग्स करता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कनेक्टिंग लिंक में बिलोंग्स करता है, मीन्स आर्थ्रोपोडा का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है और एनालिड का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आर्थ्रोपोडा फाइलम एंड एनालिड फाइलम। अगर हम कंगारू की बात करेंगे तो ये मैमल्स को बिलोंग करता है, प्योर मैमल है। अर्थवर्म अगर देखेंगे ये एनालिड है, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा है। पर अगर हम देखेंगे पेरिपेटस को तो ये कनेक्टिंग लिंक है ये Annelida and Arthropoda. So the next question is number 10. Which statement is true? The options are A, coccyx is a vestigial organ for man. B, coccyx is remnant of tail found in early embryo of man. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे, कॉकीज इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर मैन। कॉकीज इज ए स्मॉल बोन जो कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड वेस्टिजियल रहता है, जो कि हमारा जो मेरुदंड है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम के सबसे नीचे में कॉर्डल एरिया में पाया जाता है, जो कि एक छोटा सा बोन है जो कि वेस्टिजियल है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे जो कि मंकी एप्स रहे हैं, उनमें ये बहुत इनके टेल बोन का शुरुआत रहता है। तो बट हमारे ह्यूमन में एज वी डोंट हैव टेल, सो ये कुछ काम का नहीं है। तो ऑप्शन बी अगर देखेंगे, कॉकीज इज रेमनेंट ऑफ टेल फाउंड इन अर्ली एम्ब्रॉय ऑफ मैन। जैसे मैंने कहा, ये टेल का एक छोटा सा अंश है जो कि मैन के अर्ली एम्ब्रॉयज में जो भ्रूण रहता है उसमें ये पाया जाता है। पर धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता है तो ये धीरे धीरे इसका छोटा होने लगता है और ये धीरे धीरे वेस्टिजियल होने लगता है, फंक्शनलेस रहता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये सेशन हम यहाँ एंड करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन जो है उसे आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद।